एवरीवन गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की जो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं उसमें पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किस प्रकार से हुई थी। पार्ट 2 में हमने उसके टाइम पीरियड को डिवाइड किया था, जिसमें मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वह 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पार्ट था प्राक हड़प्पा काल, फिर विकसित चरण और लास्ट में आता था पतन काल, आखिरी चरण है। तो हम लोग ने पार्ट 2 में प्राक हड़प्पा काल को फुल डिटेल में स्टडी किया था और विकसित चरण का लगभग मैक्सिमम पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग विकसित चरण को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और लास्ट में पतन काल को, जो लास्ट चरण है उसको देखेंगे कि किन इतिहासकारों के क्या क्या मत रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि इतनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, उसके पतन काल में क्या कारण थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विकसित चरण इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बचा हुआ पार्ट था। गाइज, विकसित चरण में हम लोग समाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज किस प्रकार से विभाजित था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी समाज था वो चार प्रजातियों में विभाजित था। पहला था भूमध्य सागरीय, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सर्वाधिक किस प्रकार की प्रजाति उस समय में पाई जाती थी, वह थी भूमध्य सागरीय, और अधिकांश जनजाति अगर कौन सी थी तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति सर्वाधिक पाई जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो व्यापार थे वे कौन कौन से मुख्यतः व्यापार थे। सबसे प्रमुख व्यवसाय कह सकते हैं, व्यापार नहीं, किस प्रकार के व्यवसाय से उस समय काल के लोग अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर से आगे लोग बढ़ चुके थे, क्योंकि नगर का डेवलपमेंट हो चुका था, जिसमें कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लोग कर रहे थे। तो किस प्रकार के व्यवसाय से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिसमें मुख्यतः 4 प्रकार के व्यवसाय आते हैं। पहले थे योद्धा, फिर विद्वान, व्यापारी और श्रमिक। 4 प्रकार के व्यवसाय से लोग अपना जीवन यापन करते थे उस समय में। वहाँ का जो स्वरूप किस प्रकार था, किस प्रकार लोगों की मान्यताएं थी। मंदिर और पूजा के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन पशुपति शिव की पूजा करते थे। मातृ देवी, वृक्षों, पशुओं की पूजा, स्नानागार का प्रयोग पूजा के लिए, स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग, जादू टोना से परिचित ताबीज के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। उस समय काल में मंदिर और पूजा के साक्ष्य, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिसमें मंदिर बना हो और वहाँ पर लोग, जिससे ये माना जाए कि मंदिर में लोग जाकर के पूजा करते थे, परंतु पशुपति शिव की पूजा करते थे। मातृ देवी, वृक्षों, पशुओं की पूजा करते थे। स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, जो कि महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूजा के स्नानागार का जो प्रयोग करते थे लोग, ये माना जाता था कि पूजा से पहले वो या किसी अनुष्ठान से पहले वे स्नानागार का प्रयोग करते थे। स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग देखने को मिला है। जादू टोना से परिचित थे, ताबीज आदि के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे इतिहासकारों ने यह एक आइडिया लगाया है कि किस प्रकार का स्वरूप उस समय काल में रहा होगा, या किन चीज़ों की मान्यता उस समय काल में रही है। अगर हम बात करते हैं पुनर्जन्म की, तो पुनर्जन्म की अगर हम बात करते हैं तो पुनर्जन्म में विश्वास वे लोग करते थे। इस प्रकार के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उसका कारण भी है। कर्म में दैनिक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिससे यह माना जाता है कि वे लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अंत्योष्ट क्रिया की अगर बात करें तो अंत्योष्ट क्रिया में मुख्यतः 3 प्रकार की अंत्योष्ट क्रिया उस समय काल में प्रचलित थी, जिसमें पूर्ण समाधिकरण थी, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। 3 प्रकार की अंत्योष्ट क्रिया उस समय काल में प्रचलित थी। मनोरंजन किस प्रकार से उस समय काल के लोग अपना मनोरंजन करते थे, अपना टाइम पास करते थे, अपने आप को एंजॉय किस प्रकार से करते थे, क्योंकि आज के समय की तरह उस समय थिएटर्स तो रहे नहीं होंगे कि लोग मूवीज़ देख लिए या किसी पार्क में उस जैसी आज व्यवस्थाएं हैं वैसा नहीं रहा होगा। तो उस समय काल के लोग किस प्रकार का मनोरंजन करते थे। पासे का खेल खेलते थे, मछली पकड़ने के लिए वो लोग निकल जाते थे, पशुओं को आपस में लड़ाकर मनोरंजन करते थे। एक प्रकार का खेल है, ये भी कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है लोग मनोरंजन के लिए, लेकिन अब नाम मात्र के लिए है, कहीं बहुत ही इंटीरियर में है, कहीं मतलब वैसे ही जगह पे कहीं इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अब बहुत कम है। पहले यह एक आम मनोरंजन का साधन हुआ करता था उस समय काल में। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी। अधिकांश आबादी ग्रामीण थी। कृषि अधिशेष उत्पादन, मतलब काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर उस समय में हो रही थी उस समय में। लेकिन नगरीकृत सभ्यता होने के कारण लोग अन्य व्यवसायों में भी इंटरेस्ट लेते थे, या अन्य व्यवसाय से भी अपना जीवन यापन कर रहे थे।
रबी की फसल के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सिंडन प्रथम कपास उत्पादक यूनानी सिंध के पास के लोग थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं उनसे। ओके, सो सिंचाई की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इरिगेशन के बगैर एक अच्छी खेती या अच्छी कृषि की कल्पना करना मुश्किल है। तो उस समय काल में जो सिंचाई की व्यवस्था थी उसमें बाढ़ के पानी का लोग प्रयोग करते थे। उसका प्रयोग किस प्रकार से करते थे? बांध बनाकर। नहर व्यवस्था से अपरिचित थे वो लोग, बांध बनाते थे लेकिन नहर व्यवस्था से उस समय काल के लोग अपरिचित थे। पशुओं में प्रमुख पशु वृषभ था, कृषि के लिए भी इसका सर्वाधिक प्रयोग करते थे लोग। तो सबसे प्रमुख पशु कौन सा था? वृषभ। धातु उद्योग की अगर हम बात करें तो धातु को वो लोग गलाते थे, पिघलाते थे, आदि तकनीकों का प्रयोग करके मूर्ति या किसी प्रकार का जो भी स्ट्रक्चर उनको देना होता था वो दे पाते थे। सोना, चांदी, कांसे, टिन, सीसा आदि का वो लोग प्रयोग करते थे, लेकिन उस समय काल में लोहे का प्रयोग के साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी सर्वप्रथम प्रयोग के कारण, क्योंकि सबसे पहले प्रयोग का जो साक्ष्य मिलता है कि सबसे पहले कांस्य का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो वो हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। इसी कारण से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ था? तांबे का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। माप तौल की अगर हम बात करें तो सभी स्थल से 16 के गुणक, मतलब जो भी माप तौल में जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं वजन के लिए जो भी बाट बटखरा जिसे हम कह सकते हैं मिले हैं, वे 16 के गुणक में होते थे। वो जो बाट बटखरे होते थे वे किस प्रकार के होते थे? पत्थर के होते थे और आकार उनका घनाकार होता था। और पत्थरों में सर्वाधिक जो पत्थर का प्रयोग किया गया था बाट बनाने के लिए, जैसे आज सब्जी वाले या आज से अब तो डिजिटल मीटर आ गया है तो सभी ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले इस प्रकार के वजन करने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। बाट का एक तरफ से रख के और दूसरी तरफ से उसका वजन करते थे, लेकिन उस समय में जो बाट हुआ करते थे वे पत्थर के होते थे। और पत्थरों में मुख्यतः किस प्रकार का पत्थर होता था? चट पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक देखने को मिलता है। हड़प्पा वासियों को गन्ने की जानकारी नहीं थी। इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस चीज़ की जानकारी हड़प्पा वासियों या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को नहीं थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा वासियों को गन्ने के प्रयोग की जानकारी, गन्ने की खेती या गन्ने की कृषि की जानकारी उस समय काल में लोगों को नहीं थी। नेक्स्ट आता है व्यापार किस प्रकार था तो देसी व्यापार था और विदेशी व्यापार था। तो महंगी और विलासी वस्तुएं बाहर से लोग दूसरे देशों से आती थी और दैनिक उपभोग की वस्तुएं नहीं मंगाया जाता था, यानी कि इंपोर्ट जो होता था वो महंगी और विलासी, जो आरामदायक, जो दूसरी जगहों पे हो सकता है यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें विकसित की रही होंगी दूसरी सभ्यताओं में जो विलासता के लिए उपयोग में आती थी, तो उनका इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन दैनिक उपयोग की चीज़ें हम लोग खुद ही मैनेज कर पा रहे थे उस समय में, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया, सीरिया, ओमान, बहरीन, अफगानिस्तान, मिस्र से सबसे कम व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। इन सभी जगहों से व्यापार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है साक्ष्य में मेसोपोटामिया साहित्यिक स्रोत में मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के लिए है। मेसोपोटामिया से कुछ साहित्यिक स्रोत जो प्राप्त हुए हैं उसमें मेलुहा शब्द उल्लेखित है। मेलुहा शब्द मतलब हड़प्पा सभ्यता को वहाँ पर मेलुहा शब्द से उल्लेखित किया गया है वहाँ के साहित्य में। इससे भी यह साक्ष्य और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है कि किस प्रकार की व्यापार या संबंध उस समय में मेसोपोटामिया से रहे हैं। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन की बात आती है, तो व्यापार संतुलन की में सैंधव सभ्यता के पक्ष में था। मतलब सैंधव सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी अच्छा व्यापार कर रहा था, यानी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, केवल ऐसा नहीं था कि केवल इंपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट भी हो रही थी, तो हमारे पक्ष में ज़्यादा व्यापार था। हड़प्पा में देसी व्यापार जो होता था वो बैलगाड़ी का प्रयोग करके होता था, यानी कि बैलगाड़ी रोड के थ्रू एक जगह से, रास्तों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे व्यापार के लिए लोग आया जाया करते थे। लेकिन जब विदेशी व्यापार की बात आती है तो उसमें नाव का प्रयोग हुआ था। उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से मिट्टी की बनी एक नाव प्राप्त हुई है, जिससे यह और प्रगाढ़ होता है कि किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग विदेशी व्यापार के लिए लोग किया करते थे। तो विदेशी व्यापार के लिए नाव का प्रयोग होते थे, क्योंकि उस समय में और ज़्यादा चीज़ें डेवलप नहीं थी कि किस प्रकार से दूसरे मार्गों से व्यापार किया जाए।
लेकिन देसी के लिए बैलगाड़ी और विदेशी के लिए नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें लोथल से मुख्यतः। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मिट्टी की बनी नाव कहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी की बनी नाव लोथल से प्राप्त हुई है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन। मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन से मोहरें हड़प्पा सभ्यता के स्थल से मिली हैं। इन सभी जगहों की जो मोहरें हैं वो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई है, जगह जगह स्थलों की जो खुदाई हुई है, वहाँ से इन देशों की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे भी यह साक्ष्य मिलता है, ये भी एक आइडिया लगाया जाता है कि इन देशों से भी व्यापार हुआ था। विशेषकर मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया के मोहर बेलनाकार होते थे। मेसोपोटामिया की मोहरें किस प्रकार की होती थी? मेसोपोटामिया की मोहरें बेलनाकार होती थी। फारस की एक मोहर लोथल से प्राप्त हुई है। फारस की एक मोहर लोथल से प्राप्त हुई है। ओके फ्रेंड्स, बंदरगाह की अगर हम बात करें तो प्रमुख बंदरगाह उस समय के कौन कौन से थे? लोथल, सुप्तागेंडो, सुत्काको, बालाकोट, डाबरकोट, प्रभास पाटन, भगतराव और रंगपुर। लोथल यह एक ज्वारीय बंदरगाह था। इन सब में ज्वारीय बंदरगाह की अगर हम बात करें तो लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था। और प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? सुप्तागेंडो, सुत्ताको, बालाकोट, डाबरकोट, बालाकोट, प्रभास पाटन, भगतराव और रंगपुर। फ्रेंड्स, इसमें पढ़ाए गए सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वे फुल्ली नोट्स के फॉर्म में है। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको नोट डाउन करते चलें और फिर वीडियो को 2-3 बार आप सुन के फिर उसको रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा या आप मेमोराइज कर पाएंगे उसको। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी पॉइंट को स्किप आप नहीं कर सकते हैं। तो ऑल द पॉइंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ते हैं तो वहाँ पर इस वीडियो के PDF शेयर किए जाते हैं और आने वाले वीडियोज़ के लिंक भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। और अगर आपको कंटेंट या वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यापारिक वस्तुओं की अगर हम बात करते हैं तो व्यापारिक वस्तुओं में आयात और निर्यात प्रमुख हो जाता है। कि आयात किन चीज़ों का होता था? सोने का आयात कर्नाटक से आता था, आयात होता था। चांदी राजस्थान ज्वारीय क्षेत्र है वहाँ से आता था। तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था। पत्थर राजस्थान से प्राप्त होता था। इन सभी चीज़ों का इन जगहों से सर्वाधिक मात्रा में मिलता था और वहाँ से सब जगह को पहुँचाया जाता था। पतन काल की अगर हम बात करें तो पतन काल में विभिन्न इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं किस कारण से उस सभ्यता का पतन हुआ जो कि इतनी विकसित थी, जिसका पतन काल का समय माना जाता है 1900 से 1750 BC के आसपास इसका डिक्लाइन फेज माना जाता है। तो अपने अपने इतिहासकारों के अपने अपने मत रहे हैं विभिन्न इतिहासकारों के, और ये सभी के सभी मत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनके अनुसार पतन का क्या कारण था, या कोई कारण देके ये किनके द्वारा उल्लेखित कारण है, यह बताया जाता है किस इतिहास का अपना मत है ये कारण। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि किन इतिहासकारों के क्या क्या मत रहे हैं। पतन काल का जो समय माना जाता है वह 1900 से लेके 1750 BC के आसपास सैंधव सभ्यता या प्रथम नगरीकृत दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके पतन के प्रमुख कारण निम्न हैं। बाढ़, मार्शल मैके SR राव के अनुसार कारण था बाढ़ उसके पतन काल का। नदी मार्ग में परिवर्तन कारण था MS वत्स माधव स्वरूप डेल्स के अनुसार नदी मार्ग में परिवर्तन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण था। विवर्तनिक उत्पात भूकंप RL राइक्स, विविध विवर्तनिक उत्पात भूकंप कारण था RL राइक्स के अनुसार। फिर आते हैं DP अग्रवाल, इनके अनुसार वर्धिक शुष्कता यानी सूखा पड़ जाना एक प्रमुख कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी असंतुलन कारण था फेयर सर्विस के अनुसार, इनका मानना था पारिस्थितिकी असंतुलन कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। नेक्स्ट है जलवायु में परिवर्तन, अमलानंदन घोष और RL स्टाइन्स का मानना था जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। नेक्स्ट है प्रशासनिक शिथिलता, यह कारण था मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता एक प्रमुख कारण था। KVR कैनेडी के अनुसार महामारी कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। नेक्स्ट था आर्य जिम्मेदार थे, व्हीलर के अनुसार आर्य जिम्मेदार थे, इसके साक्ष्य हमें ऋग्वेद से देखने को मिलते थे। आर्य जिम्मेदार थे व्हीलर के अनुसार क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र या पुरंदर, जिसे हम पुरंदर बोलते हैं, ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है जिन्हें हम दुर्गों का नाश करने वाला
मानते हैं। तो आर्य जिम्मेदार थे व्हीलर के अनुसार, जिसके साक्ष्य ऋग्वेद में इन्होंने अपना साक्ष्य बताने का प्रयास किया कि ऋग्वेद के अनुसार इन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि आर्य जिम्मेदार थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के, जिसमें दो चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है, इंद्र और हरियूपिया। इंद्र जिन्हें हम पुरंदर बोलते हैं, जिन्हें हम दुर्गों का नाश करने वाला मानते हैं। परंतु यह मत खारिज हो जाता है क्योंकि पुरातात्विक यह मानते हैं कि हड़प्पा का अंत 1750 बीसी के हुआ था, बीसी के आसपास हुआ था, लगभग 200 वर्ष, जबकि आर्य लगभग 200 वर्ष का अंतर देखने को मिलता है, जबकि आर्य आए थे 1500 बीसी में। तो आर्य के आने और हड़प्पा सभ्यता के पतन में लगभग 200 साल का अंतर देखने को मिलता है, तो इस वजह से यह मत पूर्णतः खारिज हो जाता है। परंतु यह इम्पॉर्टेंट है कि व्हीलर के अनुसार क्या मत रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी के साथ जो टाइम पीरियड का एक ये वीडियो था जिसमें विकसित चरण और पतन काल दो चरण को कंप्लीट किया गया है, और जबकि प्राक हड़प्पा काल का जो चरण था वो पार्ट 2 में, हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन के पार्ट 2 में कंप्लीट हुआ था। अभी इसमें एक पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ जो बचे पॉइंट है, जिसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये देखेंगे कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है और कौन सी नदी कहाँ पर उस समय काल में रही है। तो इसके साथ ही यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।